एक बार एक सादा सी दिखने वाली औरत सलवार कमीज पहनकर लंदन एयरपोर्ट पर अपनी बोर्डिंग का वेट कर रही थी। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई और वो औरत बिजनेस क्लास वाली लाइन में जाके खड़ी हो गई। उनकी लाइन के आगे दो औरतें खड़ी हुई थी जिन्होंने बहुत महंगे कपड़े, गुची का बैग, डायमंड सब पहने हुए थे। जब उन दोनों लेडीज ने उस सिंपल सी दिखने वाली लेडी की तरफ देखा तो बोला कि इकोनॉमिक क्लास वहां है, आप वहां जाइए। लेकिन उस औरत ने बोला, क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे वहाँ खड़ा होना चाहिए, इस लाइन में नहीं खड़ा होना चाहिए? तो अब उन दोनों औरतों ने हँस के कहा, क्योंकि ये बिज़नेस क्लास है। इसकी टिकट्स इकोनॉमी क्लास से 3 गुना महँगी हैं। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ रिच लोग ही ट्रैवल करते हैं। तुम जैसे कैटल क्लास बैकग्राउंड के लोग ट्रैवल नहीं करते। उस महिला ने सिर्फ़ सिंपल सी मुस्कान दे दी और कोई जवाब नहीं दिया। उन दोनों औरतों ने सोचा कि चलो हमारी नहीं सुन रही, फ्लाइट अटेंडेंट इसे अपने आप हटा देगी। जब उनकी बारी आई तो फ्लाइट अटेंडेंट ने उनकी टिकट देखी और मुस्कुराकर कहा, वेलकम मैम, हैप्पी टू सी यू अगेन। तब उन दोनों औरतों का मुंह खुला का खुला रह गया। तब उस औरत ने उन दोनों औरतों को सिर्फ इतना सा जवाब दिया, कपड़ों से आपकी हैसियत का नहीं पता चलता, आपकी सोच से आपकी हैसियत का पता चलता है। कौन थी वो औरत? वो औरत कोई और नहीं थी, वो औरत थी इन्फोसिस कंपनी की को-फाउंडर, एक समाज सेविका, एक मशहूर लेखिका, सुधा मूर्ति जी। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी है सुधा मूर्ति जी की और मैंने इनकी इतनी कहानी, इतनी स्टोरीज़ पढ़ी हैं इस स्टोरी को तैयार करने से पहले कि मैं आज अपने आप को ये कहानी शेयर करने से नहीं रोक पाई। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई समय गँवाए हुए शुरू करते हैं सुधा मूर्ति जी की कहानी। सादा सी साड़ी और चेहरे पर सदा मुस्कान रखने वाली सुधा जी का जन्म 19 अगस्त 1950 को कर्नाटक के गांव में हुआ था। उनके पिताजी एक सर्जन थे। उनकी माँ ने और उनके पिता ने बचपन से ही उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। एक शिक्षित परिवार में पैदा हुई सुधा को कम उम्र में ही कुछ असाधारण करने का जुनून पैदा कर दिया था। उनके भाई श्रीनिवास कुलकर्णी एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं, जिन्हें 2017 में डैन डेविड प्राइज पुरस्कार भी मिल चुका है। सुधा अपनी स्कूल की पढ़ाई में शुरू से ही बहुत ही इंटेलिजेंट थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग करने का फैसला किया, लेकिन उस समय लड़कियों के लिए इंजीनियरिंग करना बड़ा ही मुश्किल काम था। माँ बाप ने भी असहमति जताई, लेकिन सुधा जी अड़ गई थी अपने डिसीजन पर। करनी है तो इंजीनियरिंग ही करनी है। उन्होंने उस टाइम के BVB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया, लेकिन एडमिशन लेते ही प्रिंसिपल ने उनके सामने 3 शर्तें रख दी। पहली शर्त, डिग्री खत्म होने तक उन्हें साड़ी में ही कॉलेज आना पड़ेगा। दूसरी, वो कभी कॉलेज की कैंटीन में नहीं जाएंगी। और तीसरी, वो कभी किसी लड़के से बात नहीं करेंगी। पर ऐसी शर्तें उस प्रिंसिपल ने क्यों रखी थी? क्योंकि 600 की स्ट्रेंथ वाले उस इंजीनियरिंग कॉलेज में 599 लड़के थे और एक अकेली लड़की थी, और वो बहादुर लड़की थी सुधा मूर्ति जी। जी हाँ दोस्तों, अकेली लड़की इतने सारे लड़कों के बीच में। लड़के उन्हें परेशान करते थे, टीज करते थे, क्लास में तंग करते थे, लेकिन उनका सिर्फ एक लक्ष्य था, अपनी पढ़ाई पूरी करना। उन्होंने दोनों शर्तें प्रिंसिपल की खूब मानी। पूरी डिग्री खत्म होने तक वो साड़ी पहन के आई, कैंटीन में नहीं गई। लेकिन तीसरी शर्त वो पूरी नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट ईयर में वो टॉप आई तो सभी लड़के आके उनसे खुद बात करते थे, क्योंकि सबको पता चल गया था कि ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, हमारे कॉलेज की टॉपर है। अपने कॉलेज के टाइम में सुधा मूर्ति जी वॉशरूम भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उस पूरे कॉलेज में एक भी वुमेन के लिए टॉयलेट नहीं था। इसलिए जब इन्फोसिस बनाने के बाद उन्होंने देश भर में 16,000 टॉयलेट्स बनवाए, जिससे कि कोई दूसरी सुधा को ऐसी प्रॉब्लम ना हो जैसी उन्होंने झेली थी। कॉलेज में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए उन्हें गोल्ड मेडल मिला। बाद में 1975 में बेंगलोर में कंप्यूटर साइंस में ME की, और जहां कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दोनों अंतिम परीक्षाओं में टॉप करने के लिए उन्हें गोल्ड मेडल दिया। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता कंपनी टेल्को ने इंजीनियर्स के लिए जगह निकाली, और उसमें नीचे साफ साफ लिख दिया था, एप्लीकेबल फॉर मेल ओनली। ये बात जब सुधा मूर्ति जी ने देखी तो उन्हें ये पची नहीं कि क्यों एक फीमेल इंजीनियर नहीं बन सकती है, वो अप्लाई क्यों नहीं कर सकती है। उन्हें ये बात इस हद तक बुरी लगी कि उन्होंने उस टाइम पर JRD टाटा को एक पोस्ट कार्ड लिख दिया था और उन्हें बताया था कि वो उनकी इस बात से असहमत हैं, इस भेदभाव से वो बहुत दुखी हैं। ये पोस्ट कार्ड पढ़ने के बाद JRD टाटा ने उन्हें पर्सनली इंटरव्यू के लिए बुलाया, और इंटरव्यू पास करने के बाद उन्हें ये नौकरी दी गई। वो देश की पहली महिला इंजीनियर थी जिन्होंने टेल्को में काम किया था। टेल्को में उनकी मुलाकात हुई नारायण मूर्ति के साथ।
उन दोनों को ही बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था और वो दोनों अपने एक दोस्त प्रसन्ना से बुक्स मांगते थे। इसी बीच दोनों की मुलाकात हुई और नारायण मूर्ति जी ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। लेकिन सुधा के घर वाले नहीं माने क्योंकि उस टाइम नारायण मूर्ति जी सुधा मूर्ति जी से कम सैलरी ले रहे थे। पर बाद में नारायण मूर्ति जी ने पाटनी कंप्यूटर्स में जनरल मैनेजर की उन्हें जब जॉब मिल गई, फिर से उन्होंने सुधा मूर्ति के घर वालों से बात करी और उसके बाद घर वाले राजी हुए और दोनों की शादी 10 फरवरी 1978 को बेंगलोर में की गई। शादी के बाद नारायण मूर्ति कुछ अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते थे। उन्होंने एक दो बिजनेस भी ट्राई किए, एक दो कंपनियां ट्राई करी, लेकिन उनमें वो फेल हो गए। लेकिन हर बार सुधा मूर्ति जी उन्हें प्रेरित करती थी कुछ करने के लिए। तब नारायण मूर्ति को एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने का ख्याल आया। उन्होंने अपने टेल्को में साथ काम करने वाले कुछ इंजीनियर दोस्तों को अपने साथ जोड़ा। तब पैसे की कमी हुई। पैसा कहाँ से आए? सुधा मूर्ति जी ने अपने बचाए हुए 10,000 रुपए की जो सेविंग थी वो नारायण मूर्ति को दे दिए। 10,000 रुपए की सेविंग सुधा मूर्ति जी की और 10,000 की उनके दोस्तों की। 20,000 रुपए मिला के इन्फोसिस की शुरुआत की गई। लेकिन अगर नारायण मूर्ति जी बिजनेस करेंगे तो घर को कौन संभालेगा, बच्चे कौन देखेंगे? इसलिए सुधा मूर्ति जी ने अपनी जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने सारा की सारा टाइम अपने परिवार, बच्चों और अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने में निकाला। इसी टाइम पर नारायण मूर्ति जी ने बहुत मेहनत करी और आज हम सभी जानते हैं कि आज इन्फोसिस की हमारे भारत में क्या वैल्यू है। इन्फोसिस आज ना सिर्फ कामयाब है बल्कि उसका टर्नओवर 2.5 लाख करोड़ के आसपास है और आज के तारीख में 3 लाख से ऊपर कर्मचारी इन्फोसिस में काम करते हैं। और इसमें कहने में कोई दोहराई नहीं है कि नारायण मूर्ति जी की सफलता के पीछे सुधा मूर्ति जी का बहुत बड़ा हाथ है। और ये बात नारायण मूर्ति जी हर जगह इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी कंपनी की शुरुआत सुधा मूर्ति जी के बचाए हुए पैसों से हुई है। नौकरी छोड़ने के बाद सुधा मूर्ति जी सामाजिक कार्यों में लग गई। इन्फोसिस की सफलता के बाद वो इन्फोसिस ट्रस्टी की मालकिन बनी, जिसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण, कला संस्कृति, सड़क निर्माण, इन सभी चीज़ों पर पूरा ध्यान दिया। उन्होंने 50,000 से ज़्यादा लाइब्रेरी, 10,000 से ज़्यादा टॉयलेट्स बनवाए। इन्फोसिस ट्रस्ट के माध्यम से वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 2300 घर बनवा चुकी हैं। तूफान से प्रभावित शहरों में वो मदद करते हैं। सुधा मूर्ति जी सामाजिक सेविका के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी लेखक भी हैं। उन्होंने पेंगुइन के माध्यम से अपनी कई किताबें प्रकाशित की हैं, जिसमें डॉलर बहू, रूना, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज का हिंदी, कन्नड़ के अलावा 15 भाषाओं में अनुवाद है। उन्होंने 50 की उम्र में इंग्लिश में बुक्स लिखनी शुरू करी थी। और अगर मैं उनके अवार्ड्स की लिस्ट यहाँ पर शेयर कर दूँ ना तो वीडियो और 1 घंटे मैं चला सकती हूँ। तो दोस्तों 2006 में उन्हें पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया था उनके लिटरेचर के लिए। उनकी सादगी हमें सिर्फ यही सिखाती है कि इंसान के पास भला कितने भी पैसे आ जाएं, वो कितनी भी ऊंचाइयों पर चला जाए, लेकिन उसे अपनी सादगी और अपना जमीन से जुड़ाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार का एक सीधा साधा जागता उदाहरण है सुधा मूर्ति जी और नारायण मूर्ति जी। एक बात मुझे उनकी एक इंटरव्यू में कही हुई बड़ी अच्छी लगी कि जे.आर.डी. टाटा ने उनसे एक बात कही थी कि जब तुम बहुत कामयाब हो जाओ और तुम्हारे पास बहुत पैसे हो जाएं, तब तुम उस पैसे को समाज के हित में ज़रूर लगाना, क्योंकि पैसा कभी एक इंसान पर नहीं रहता। जहाँ लगना चाहिए वहाँ उसे वापस कर देना चाहिए। इसी वजह से वो आज के टाइम में भी अपने बहुत सारे सामाजिक कार्यों में लगी रहती हैं, जिससे कि वो दूसरों का भला कर सकें। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने इनकी कहानी पढ़ी और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं अभी भी इनके बारे में और पढूं, इनसे मिलूं, बात करूं। एंड आई सीरियसली लव हर। सो दोस्तों, ये थी सुधा मूर्ति जी की कहानी। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ सुधा मूर्ति जी के लिए एक लाइक ज़रूर दे देना दोस्तों। एंड मुझे आप ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जब तक आप चैनल देखते रहिए। थैंक यू।